हेलो कंपटीटर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 26 दिसंबर 2025। तो आज का द हिंदू में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो उससे बढ़ने से पहले हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी, उससे आप जुड़े रहिए और इसको शेयर कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है आपका वैब्स एकेडमी 24। तो आज का मुद्दा देखते हैं द हिंदू में। थोड़ा सा लेट हो गया है आज। पहला मुद्दा पे हम लोग चलते हैं। क्या है कि यूनिक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन न्यूज में है। ठीक है, क्या है न्यूज में? क्या है यूनिक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस? ये क्यों न्यूज में है? तो न्यूज में इसलिए है कि भारत और वैश्विक दक्षिण में उभर रहे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो है ना, जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, किस ओर ले जाता है, संकेत कर रहा है कि हमारी जो महामारी मॉडल जो है, महामारी मॉडल से ये जो पारंपरिक जो होता है, पहले जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था उससे अलग है। क्यों? क्योंकि ये संकट जो है धीरे धीरे क्या आता है कि बहुत बड़ा ये बहुआयामी और संरचनात्मक है, जिसमें क्या आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ बीमारी ही है। इसका क्या है, स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक भी जुड़ा हुआ है और सामाजिक असमानताएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि पहले तो देखते हैं ये कि जैसे है कि ये संकट जो है यूनिक क्यों है? यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, ये कोई बीमारी का घटना नहीं है। इसमें क्या है, डिजीज का ये मतलब ये घटना नहीं है। क्यों? बल्कि इसमें क्या है कि कई कारकों जो है, मतलब कई जो फैक्टर हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे क्या है कि फर्स्ट में हम लोग देखते हैं जो हमारा संक्रामक और गैर संक्रामक जो होता है। जैसे एक होता है कम्युनिकेबल, जो आपका एक से दूसरे तक मतलब होता है, एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो जाता है, उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं। और एक होता है गैर संक्रामक, जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये होता है कि ये फैलता नहीं है, एक से दूसरे तक नहीं फैलता है। इसी को बोल रहा है गैर संक्रामक रोग और गैर संक्रामक का दोहरा बोझ। कैसे पड़ रहा है दोहरा बोझ? क्योंकि जैसे टीबी और डेंगू जो मलेरिया जैसा है, ये है एक से दूसरे तक फैलने वाला, जिसको संक्रामक रोग बोलते हैं। और डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, जैसे कैंसर हो गया, जैसे ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये दोनों एक साथ जो है आपका बोझ डाल रहा है। ओके, आपको हमने डायबिटीज का भी आपका बहुत अच्छे से मैं आपको करवा चुका हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा जो है क्या संकट दिखा रहा है कि पर्यावरण जनित स्वास्थ्य संकट। जैसे क्या है कि अभी देखिए जो दिल्ली का जो न्यूज़ आ रहा है डेली डेली कि यहाँ पे साँस लेने में बहुत सारे दिक्कतें हैं और क्या है, प्यूरीफायर जो एयर प्यूरीफायर लगाया जा रहा है। ओके, तो ये कहीं न कहीं क्या है कि वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, जिससे क्या होता है, हमारा जो साँस लेने में प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे देखिए हृदय रोग हो जाता है। अब ये और क्या है, एक तो वायु प्रदूषण है, एक होता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में भी क्या हो जाता है, अगर दूषित जल पीने से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाएगा, आपको कुपोषण का शिकार हो जाएगा। थर्ड में ये और क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि हीट वेव आ रहा है या हीट स्ट्रोक आता है, जिससे वेक्टर जनित, जिससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ओके, थर्ड में हम लोग चलते हैं कि शहरी और जो आपका शहरीकरण और जीवन शैली जो है, जैसे अर्बनाइजेशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है और इसका जीवन शैली जो जीने का है, वो भी तरीका कहीं न कहीं चेंज हुआ है। बहुत सारे मतलब इनमें परिवर्तन आया है। कैसे? जैसे देखो देखिए क्या मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, मानसिक तनाव आजकल के लोगों में ज़्यादा आ रहा है। तो लोग प्रेफ़र क क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। शारीरिक जो निष्क्रियता हो गया है, एक्टिव नहीं है, शारीरिक रूप से आलस्य है। ओके, आलस्य ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, मतलब ये सब तो जुड़ा ही हुआ है और बाकी क्या होता है कि आपका स्लीप मतलब नींद भी और मानसिक स्वास्थ्य से कई सारी जुड़ी समस्या उभर रहे हैं। ओके, तो ये मतलब अर्बनाइजेशन और जीवन शैली को बदलने से आपका ये सब जो बीमारी समस्या आ रहा है। ठीक है? अब फोर्थ में क्या कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की मौन महामारी। क्या हो रहा है कि जैसे क्या होता है, चिंता है, ठीक है?
आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, उसके कारण क्या हो रहा है कि आप मतलब आप ये आत्महत्या करने पे भी आप ये अपना लेते हैं। जैसे कोविड के बाद उसका प्रभाव और इससे क्या हुआ समाज में अलगाव भी जुड़ा है। कोई अमीर ही हो गया तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब ही हो गया है। ऐसा आप परिदृश्य आप देख रहे होंगे। और क्या है आगे बढ़ते हैं कि संकट में भारत में संकट की गंभीरता क्या है? भारत में संकट की गंभीरता क्या है? तो क्या है कि स्वास्थ्य में इनइक्वालिटी है, असमानता है। कैसे? अमीरी-गरीबी में स्वास्थ्य में भी, ग्रामीण-शहरी अंतर है, ओके? और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी अधिक है। कैसे? गरीबी जिससे क्या आ रहा है कि गरीबी का चक्र आ रहा है। मान लिया जाए कि आपका कोई अगर बीमारी होता है तो उसमें ऐसा हो जाता है कि आपके पास उतना तो पैकेट में है नहीं, तो आप लोन ले रहे हैं। लोन से क्या हो रहा है? आप उसी को ये लोन को भरने में आपका साइकिल चल रहा है, जिससे क्या आ रहा है? गरीबी का एक चक्र भी आ रहा है। ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में कह रहा है हमारा क्या कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि डॉक्टर जनसंख्या अनुपात और बुनियादी ढांचे की भी जैसे मैंने क्या है प्राइमरी हेल्थ का जो है ना आपका केयर वो कमजोर है। कैसे? क्योंकि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में डॉक्टर की कमी है। तो ये बोल रहा है डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कम और बुनियादी ढांचे में अवसंरचनाओं की भी कमी है। बहुत जगह हॉस्पिटल भी अभी नहीं बने। अगर हॉस्पिटल हैं तो वहाँ मॉडर्न तकनीक नहीं है। तो ये सब चीज़ों की कमी है। और क्या है कि प्रशासनिक और नीति नीति से भी जुड़ी चुनौतियाँ हैं। कैसा? स्वास्थ्य को अभी भी जो देखा जा रहा है ना, सिर्फ़ वेलफेयर के का नाम पे खर्च के रूप में देखा जा रहा है, ना कि इसको ह्यूमन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख रहा है। जो हमें क्या देखना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी मानव पूँजी निवेश के तरीके से देखना चाहिए था। और क्या कर रहा है कि राज्य में स्वस्थ जो क्षमताएँ में असमानताएँ हैं। राज्य में क्या भरा स्वास्थ्य क्षमताओं में भी बहुत सारी इनइक्वालिटी है। और क्या है कि डेटा है जैसे डेटा हो गया, आपका निगरानी हो गया, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र भी बहुत सारे मतलब क्या है ये वीक पड़ा हुआ है, कमज़ोर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पूरे डिटेल में करवाया जा रहा है, जो कहीं से भी आपका ये नहीं छूटेगा, कोई भी आयाम आपको नहीं छूटेगा। क्या है समाधान हम लोग समाधान देंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूपीएससी में क्या चीज़ समस्याएँ हैं, तो समस्या से जुड़े हुए समाधान क्या है, तो ये आपको लिखने में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब देखिए क्या है कि समाधान क्या है, आगे की राह। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को सशक्त बनेगा जिसके लिए क्या है आयुष्मान भारत जो है, वो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोल रहा है, ओके? आपका क्या है कि समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ भी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होना चाहिए। जैसे जीवन शैली के रोग जो है, उसके लिए क्या है कि स्क्रीनिंग का व्यवस्था होना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन का व्यवस्था होना चाहिए और आपका स्वच्छ हेल्दी एयर होना चाहिए, हेल्थ मतलब स्वच्छ जल होना चाहिए। ये सब भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ज़रूरी है पहले। वन हेल्थ अप्रोच होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए कि ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट जो हेल्थ है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। मतलब एकीकृत दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, मानव, पशु और पर्यावरण को। 4th में क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मुख्य धाराओं में लाना चाहिए। जैसे मानसिक स्वास्थ्य में क्या है कि स्कूल कार्यस्थलों और समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप जो होता है वो कहीं न कहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा बिगड़ता उसको भी आपको मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है ताकि इससे जो जुड़े हुए लोग जैसे कुछ न कुछ अपने आप को करना चाहते हैं, जैसे सुसाइड हो गया वगैरह, जो ये कर लेते हैं मानसिक अब क्या है 5वां में क्या है स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। देखिए क्या है कि जीडीपी का कम से कम 2.5% होना चाहिए, जो अभी हमारा क्या हो रहा है 0.7% ही खर्च हो रहा है, ओके? स्वास्थ्य पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, तो आज का जो दूसरा मुद्दा देखते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि पीएम मित्रा पार्क एंड कॉटन इन न्यूज़। तो पीएम मित्रा जो है और कॉटन का जो न्यूज़ है, क्या है? तो पीएम मित्रा जो जिसको बोला जाता है, पीएम मित्रा का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रधानमंत्री मित्रा जो बोला गया है, तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है? पार्क्स को भारत के कपास आधारित वस्त्र क्षेत्र के पुनर्उत्थान के लिए ये लाया गया है पीएम मित्रा। क्या है पीएम मित्रा?
पीएम मित्रा पार्क क्या है? तो पीएम मित्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा कि विश्व स्तरीय मतलब आपका इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब का निर्माण करना है। कहाँ? भारत में करना है। जो क्या करेगा, फॉर्म से फाइबर तक, फाइबर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से जो लाएगा एक्सपोर्ट की पूरी एक वैल्यू चेन ही एक क्षेत्र में होना चाहिए। यही इसका मतलब उद्देश्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या क्या है भाई इसकी एडवांटेज? तो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। प्रत्येक पार्क जो होगा 1000 एकड़ में होगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। कॉमन फैसिलिटी जैसे टेस्टिंग, डिजाइनिंग, लॉजिस्टिक ये सब होगा और पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये आधारित है। ओके, आगे चलते हैं कि भारत और कॉटन जो है, जो कपास की, उसमें भारत में पृष्ठभूमि इसका देखते हैं। क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, लेकिन कपास उत्पादक इसका कम है। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट सीमित है, मतलब इसका जो निर्यात है जो सीमित है। कच्ची कपास निर्यात करता है और तैयार वस्त्र जो आयात होता है वो क्या है, आप में मतलब तैयार वस्त्र में आयात करता है। कच्ची कपास को भेजता है, लेकिन जो वस्त्र होता है वो फिर वापस मंगाता है। इसलिए क्या है कि इसका जो लॉस में चल रहा है इंडिया। अब क्या है कि कॉटन से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, कृषि स्तर पर जो समस्या है कि जैसे क्या हो गया कि बीटी कॉटन, जो एक आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़िएगा तो वहाँ पे है कि इसमें कॉटन में कुछ मतलब आपका तकनीकी रूप से चेंज करके एक बीटी कॉटन भी आया है और वो आपको क्या करेगा, बीटी कॉटन पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ा रहा है। कीट कीट जो प्रतिरोधक है, जो पिंक वॉलवर्म है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए कोई भी मतलब काम नहीं किया जा रहा है। जल गहन फसल है ये कॉटन, इसलिए पर्यावरण दबाव बढ़ता है। किसानों की आय में अस्थिरता आती है। तो ये है कृषि से जुड़ी समस्याएं। अब सेकंड में चलते हैं हम लोग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमजोरी भी है। कैसे? फ्रेगमेंटेड एमएसएमई कमजोर पड़ रहा है, स्केल की कमी है, मापन की मतलब कमी है, आधुनिक तकनीक नहीं है, डिजाइन का अभाव है, लॉजिस्टिक और बिजली लागत यहाँ कॉस्टली है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कमजोरियों को दिख रहा है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो दिखा रहा है क्या, कि जैसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश है जो एफटीए का लाभ उठाता है, लेकिन भारत का उच्च टैरिफ और जटिल नियम है, इसके कारण ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी ये आपका लाभ नहीं उठा पाता है। अब है कि पीएम मित्रा पार्क और कॉटन कैसे समाधान दे सकते हैं कॉटन को? तो ये क्या है कि जैसे क्या हम लोग को बनाना है, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाना है। ठीक है? कैसे? कपास उत्पादन करेंगे, फिर इसको स्पिनिंग करेंगे, फिर वीविंग करेंगे और गारमेंट बनाएंगे और इससे क्या होगा, और क्या करना है, परिवहन लागत में भी कमी आएगी एक जगह जब करेंगे। और टाइम टू मार्केट तेज, मतलब टाइम समय पर मार्केट तक पहुंच प्रदान करेगा। ओके, फिर इकोनॉमिक स्केल लाया जाएगा, जिसमें बिग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मॉडर्न मशीनीकरण हो जाएगा, ग्लोबल बायर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या है थर्ड में? क्या है हमारा थर्ड में है कि कॉटन फार्मर के अप्रत्यक्ष लाभ लाएगा। जैसे स्थिर मांग रहेगा, जब मांग जब एक स्थिर हो जाएगा, मतलब कि इतना मांग तो जाना ही है, तो इससे क्या होगा कि अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा फार्मर को। कॉटन फार्मिंग के संभावना बढ़ेगी। प्राइस वोलेटिलिटी में कम होएगा, मतलब प्राइस ऊपर नीचे जो गिरता है वो नहीं गिरेगा, एक स्थिर रहेगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि इतने देर से कॉटन कॉटन जो कर रहे थे हम लोग, कॉटन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कॉटन जो है, कॉटन क्या है, रेशेदार नकदी फसल है, यानी फाइबर कैश क्रॉप है। ओके, जलवायु इसके लिए क्या होने चाहिए, तो तापमान कम से कम, टेम्परेचर जो होना चाहिए आपका 21 से 30 डिग्री तक सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा कैसा होना चाहिए, रेनफॉल जो होना चाहिए 500 से 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। और इसका लंबा वाला जो मुक्त काल आवश्यक है, इसका पाला जो ठंडी वाली जो आवश्यकता है। ओके, मृदा इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, जिसको रेगुन मिट्टी भी बोला जाता है। जब फिजिक्स आप पढ़िएगा तो आपको पता है सबसे उपयुक्त होता है और अच्छी जल निकासी जरूरी है। हमारा जो अभी एनसीईआरटी का
न्यू बैच जो अभी लाया गया है 6 to 12 का ज्योग्राफी का, जो आपको डेली आपको 9 बजे तक आपको रात में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके हमारा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी ये टॉपिक वाइज जो है हमारा ये एनसीईआरटी चल रहा है। जो पहला क्लास ही हुआ है कल, आज इसका सेकंड क्लास होगी। तो आपको पूरी टॉपिक वाइज ही आपको एनसीईआरटी आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बढ़ रहा है कि थोड़ा सा कॉटन के बारे में और जानते हैं। इसकी बुआई और कटाई कब होता है? तो बुआई जो होता है मई और जून में होता है, मई और जून में होता है। और कटाई जो हो गया आपको अक्टूबर और जनवरी के बीच में होता है। अब क्या और आगे क्या है, भारत के जो प्रमुख मतलब ये कौन सा राज्य जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है प्रोडक्शन में? तो गुजरात जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब आपका PYQ में आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें आया हुआ है। महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो आप एक याद रखिएगा, इसके बाद महाराष्ट्र ही है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा। कॉटन का आर्थिक महत्व क्या है? तो कॉटन का जो हमारा आर्थिक महत्व है, एक मिनट, आपको कॉटन का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है हमारा का आर्थिक महत्व, वस्त्र उद्योग का कच्चा माल बनता है, जिससे क्या होता है लाखों किसानों का रोजगार प्रदान करता है। और निर्यात से विदेशी मुद्रा भी लाता है। और कॉटन सीड ऑयल और पशु आहार में भी उपयोग होता है, मतलब पशु का ये चारा भी बनता है, ये क्या कॉटन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आज का मुद्दा क्या है? तो नेक्स्ट है किम्बरले प्रोसेस जो होता है 2026, केपी 2026। ये क्या है? ये है क्या? देखते हैं पहले हम लोग ये न्यूज में क्यों है। तो ये न्यूज में इसलिए है कि अभी 2003 में जो लागू हुआ था किम्बरले प्रोसेस, आज बदलते वैश्विक संघर्षों में नए तस्करी पैटर्न आ गया, मानव अधिकार चिंताओं के बीच अपग्रेड सुधार की मांग कर रहा है। ये जो 2003 में लागू हुआ था। ओके, तो 2026 को जो किम्बरले प्रोसेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, क्या माना जा रहा है, जहां इसकी प्रभावशीलता और दायरा वैधता की पर क्या होना चाहिए, वैधता पर पुनर्विचार अपेक्षित है। ओके, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये किम्बरले प्रोसेस जो है ये है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। एक मिनट, आपको एक मिनट। ओके, तो किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रक्रिया एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड से जो मतलब उसमें जो संघर्ष है उसका मतलब जैसे क्या है कि जैसे व्यापार होता है, उसका तस्करी हो रहा है, तो उसी को रोकने के लिए ये क्या लाया गया था, किम्बरले प्रोसेस लाया गया था। कब लाया गया था? तो 2003 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ही हम लोग उद्देश्य जान गए कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जैसे संघर्ष हीरे से जुड़े संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति को रोकना होता है। और इसका नाम जो पड़ा है ना किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले शहर पर ही इसका नाम पड़ा है। पूरा नाम है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। कि PCS का क्या पूरा नाम क्या है इसका? किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, मतलब ये परमाणन अंतरराष्ट्रीय परमाणन प्रणाली है, ये योजना है। ओके, जो हीरो को प्रमाण देता है। इसमें सदस्य कौन से हैं? तो सदस्य देखिए, सदस्य देश जो हैं 80 प्लस एक देश जो है यूनियन जो यूरोपियन यूनियन जो है इसका सदस्य है। तंत्र कैसा है? तो ये सर्टिफिकेट देगा, प्रमाण देगा, प्रमाण आपका हीरा पर केवल प्रमाणित हीरो का ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का ये अनुमति देगा। और भारत जो है किम्बरले प्रोसेस का संस्थापक देश है, ये भी याद रखिएगा। किम्बरले का संस्थापक प्रोसेस का संस्थापक देश भारत भी है। और वैश्विक डायमंड वैल्यू चेन में अहम भूमिका निभाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है हमारा कि ये ठीक है, अब ये है कि ये क्यों शुरू की गई थी? तो शुरू इसलिए किया गया था ना, एक कहानी मतलब एक तरह से बताया गया है कि अफ्रीका के कई देश में क्या होता है कि हीरो की बिक्री से विद्रोही समूह ने युद्ध कर दिया। मान लिया हीरा जो किम्बरले शहर जहाँ पे है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। ओके,
तो वहाँ क्या हुआ 1990 के दशक में क्या हुआ कि जब हीरो की जब सेलिंग करने लगा होने लगा ना, तो वहाँ का एक विद्रोह करने वाला समूह हुआ, जिससे क्या हुआ युद्ध और क्या हो गया, हिंसा को वित्त-पोषित किया गया। विद्रोह समूह ने युद्ध और हिंसा को पोषित किया। क्यों? हीरा से जो पैसा कमाता था उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाने लगा। इसी को रोकने के लिए क्या किया गया ना, किम्बरले प्रोसेस लाई गई। ओके, आप समझ गए हो किम्बरले प्रोसेस क्यों लाया गया। जो आपका युद्ध और हिंसा को वित्त पोषित किया जा रहा था विद्रोही समूह के द्वारा, इसी के लिए ये लाया गया था। ये काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है तो हम लोग देखते हैं, हर देश को अपने हीरे का निर्यात पर क्या करना है, किम्बरले का सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण लगाना होगा। जैसे पहले क्या होता था कि आप अगर कोई लेटर भी भेजते थे ना, जो पहले का मतलब पत्र भेजा जाता था, तो उस पर ये मुहर ऐसे अपना-अपना, किसी का मुहर ऐसे हो गया सिर, किसी का मुहर ऐसे हो गया, तो ये मुहर लगाया जाता। तो ये क्या होगा, वो हीरा पर जो आपका एक्सपोर्ट जो किया जाएगा, तो कोई न कोई मतलब जो ई किम्बरले का सर्टिफिकेशन लगाना पड़ना ज़रूरी होता है। और बिना प्रमाण पत्र के हीरो को जो आयात-निर्यात है, वो बैन है। ओके? केवल सदस्य देशों के बीच ही आप व्यापार कर सकते हैं। ओके, हीरो का। अब क्या है कि भारत के लिए महत्व क्या है, तो भारत के लिए महत्व क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि सूरत जो है ना, हमारा सूरत जो गुजरात का जो सूरत शहर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है डायमंड कटिंग में और पॉलिश हब है, और जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, जॉब दे रहा है, और निर्यात और वैश्विक भरोसा बनाए रखने में काफी ये मदद करता है। कौन? भारत के लिए जो सूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ कंसर्न भी है। क्या चिंताएँ हैं, आलोचना क्या होता है इसका? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की परिभाषा बहुत ही सीमित है। ये मतलब सीमित है कि ये सिर्फ़ क्या कह दिया कि जिस पे सर्टिफ़िकेट नहीं होगा मतलब वो नहीं आप आयात-निर्यात कर सकते हैं। लेकिन इसको परिभाषा में सीमित है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार उल्लंघन पूरी तरह कवर नहीं किया गया है। निगरानी और दंड तंत्र भी कमज़ोर है इनका। अब 2026 का जो ये किम्बरले क्या के लिए सुधार एजेंडा क्या है जो हम लोग वे फॉरवर्ड देंगे, तो पहले क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की परिभाषा का विस्तार होना चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन, राज्य हिंसा, अवैध खनन नेटवर्क, ये सब जो है इसमें आपका जुड़ना चाहिए। ये सब को भी कवर करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ट्रेसेबिलिटी आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ब्लॉकचेन डिजिटल सर्टिफिकेशन करना चाहिए, एंड टू एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग होनी चाहिए। आपका थर्ड में क्या होगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म मतलब शासन में सुधार की आवश्यकता है। कैसे? कंसेंसस से आगे बढ़ना चाहिए, और क्वालिफाइड मेजॉरिटी हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। ओके, और फोर्थ में क्या है, सिविल सोसाइटी को मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। जैसे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाना चाहिए, आपका स्वतंत्र लेखा मतलब ऑडिट होना चाहिए। ओके, तो इससे ये आगे की राह बताता है। अब हम लोग चलते हैं आज का नेक्स्ट मुद्दे पे। तो आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझाते आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास पहुँचे। ओके? तो आपका हम लोग का आज का नेक्स्ट मुद्दा क्या है कि पीएम इनॉग्रेट राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ। लखनऊ में क्या किया है, प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को उद्घाटन किया गया है, जो एक राष्ट्रीय स्मृति और राष्ट्रवाद और सार्वजनिक स्थल जो पब्लिक मेमोरी एंड पब्लिक स्पेस के व्यापक विमर्श से जोड़कर देखा गया है। ओके, यहाँ पे क्या हम लोग के जानने के जरूरी है, हमारा जो आप जब पढ़िएगा, आपका जीएस पेपर जब 1 आएगा, उसमें जो हिस्ट्री में है वो भी पढ़ना पड़ता है, स्मारक एवं मॉन्यूमेंट के बारे में, प्लेसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल क्या होता है, यह एक राष्ट्रीय स्मृति प्रेरणा स्थल होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना होता है, और स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय मूल और प्रेरक व्यक्तित्वों के स्मरण मतलब उससे आपको स्मरण करने की स्मरण करवाता है। ओके, और इससे क्या होता है, आपको युवाओं में नागरिक कर्तव्य भी कर्तव्यों का बोध का भी विकास होता है।
क्यों? आप जब देखिएगा किसी स्थल को तो क्या हुआ है, आपका अपना इतिहास जब पता चलेगा तो लोगों के प्रति ये भावना बढ़ता है और उसका जो कर्तव्य है वो दिखाता है आपका इतिहास जान के कि मेरा कर्तव्य क्या है, हमारे पीछे का क्या करते आए हैं। तो ये कहीं न कहीं उसका विकास मतलब जो बिहेवियर में भी विकास डेवलपमेंट में बिहेवियर डेवलपमेंट में भी ये अहम भूमिका निभाता है। ये क्या करता है कि यह स्थल जो है, यह स्थल जो है क्या है सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, न कि केवल स्मारक। ये स्मारक नहीं है, ये पब्लिक जो सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित किया गया है, ये सभी के लिए है, ओके? ना कि ये केवल स्मारक के रूप में देखा जा रहा है। इसमें की पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या-क्या है इसमें? तो पहला क्या है, स्मृति और राष्ट्र निर्माण जो मेमोरी एंड नेशनल बिल्डिंग में क्या भूमिका निभाता है? राष्ट्र जो होता है ना, केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि सामूहिक स्मृतियों से बनी हुआ स्मृति से बना हुआ बनता है, ओके? ऐसे स्थल ऐतिहासिक निरंतरता को मतलब हिस्टोरिकल जो कंटिन्यूटी है, उसका भी एक प्रतीक होता है। कौन? ये स्मारक एवं स्थल जो होता है, प्रेरणा स्थल। दूसरा क्या बता रहा है कि संवैधानिक राष्ट्रवाद बनाम प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद। क्या होता है कि राष्ट्र जो होता है प्रेरणा के आधार पर आधार संविधान होता है और राष्ट्र का प्रेरणा का आधार क्या हो गया? संविधान हो गया, लोकतंत्र हो गया, समानता हो गया और बहुलता होना चाहिए। यदि प्रेरणा केवल भावनात्मक ही होगा प्रतीकों तक सीमित हो जाए तो आलोचनात्मक चेतना कमजोर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए क्या है ना कि मान लिया जाए कि सिर्फ ये क्या हो गया कि स्थल ही स्थल सिर्फ बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका केवल ये भावना से आपको जुड़ेगा। आपको चेतना से जो जोड़ नहीं पाएगा। चेतना से जोड़ने के लिए हमारा क्या आधार होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, आपस में समानता होना चाहिए और बहुलता होना बहुत ही आवश्यक है। ओके? थर्ड में हम लोग देखते हैं कि क्या मुख्य बिंदु है इसका पब्लिक स्पेस की समावेशित होना चाहिए। क्या मतलब ऐसा सोचना चाहिए क्या ये जो स्थल है सभी वर्गों के लिए है या समुदायों के लिए पीढ़ियों के लिए समान रूप से सुलभ है या नहीं है? ये क्या इसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, दलितों, आदिवासियों का योगदान में भी स्थान मिला है या नहीं मिला है ये स्थल को? तो इसलिए पब्लिक स्पेस की समावेशिता मतलब सबको ही एक साथ समावेश करके लेके चलना चाहिए। ओके? फोर्थ हमारा क्या कर रहा है अब सॉरी अब इसमें क्या है कि हमारा जो ये जो प्रेरणा स्थल है उसका सकारात्मक अवसर क्या है अपॉर्चुनिटी क्या है तो युवाओं में क्या जो यूथ है उसमें क्या होगा कि नेशन के प्रति क्या होगा सकारात्मक राष्ट्र के प्रति सकारात्मक जुड़ाव लाएगा और संस्कृति पर्यटन को जो कल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और संविधान मौलिक कर्तव्य और लोकतांत्रिक आदर्शों पर ये संवाद भी जारी रखेगा। ओके जैसे हमारा मौलिक कर्तव्य में है जो आर्टिकल नंबर आपका 49 जो है वो क्या कहता है कि हमारा स्मारकों और जो स्थानों हैं उनका संरक्षण करना है हमारा ये मौलिक कर्तव्य बताता है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसमें तो कुछ कंसर्न भी हो गए तो इतिहास का चयनात्मक जो प्रस्तुतिकरण होता है कि चयन करके मतलब एक होता है ना स्पेसिफिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है मतलब विशेष समूहों का जैसे अभी हो रहा है उस तरीके से ही बोल रहा है कि चयनात्मक होता है आपको चयन करके प्रस्तुत करके आपको दिखाया जा रहा है सभी को इसमें दर्शाया नहीं जा रहा है ओके स्मारकों का राजनीतिक पॉलिटिक्स भी हो जाता है स्मारकों के पीछे कि जैसे कोई किसी धर्म से जोड़ के देख रहा है तो कोई आपका समुदाय से जोड़ के देख रहा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी बोल रहा है कि इसमें कमियां हैं चिंताएं को राष्ट्र विरोध से जोड़ने का खतरा अगर कोई आलोचना भी कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है कि राष्ट्र विरोध से जोड़कर मतलब जोड़ा जा रहा है जिससे वो खतरा उत्पन्न हो रहा है ओके आगे की राह ये क्या बतलाता है कि जैसे आगे का वे फॉरवर्ड क्या है हमारा पहला संवैधानिक मूल्यों को स्पष्ट समावेश होना चाहिए सब संवैधानिक मूल्यों जैसे प्रस्तावना में क्या कहा गया मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया स्वतंत्रता आंदोलन की बहुल परंपराएं क्या थे तो सभी को क्या है उसमें इस समावेश होना चाहिए स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना चाहिए ओके अब हमारा दूसरा क्या है शैक्षणिक एकीकरण भी होना चाहिए शैक्षिक एकीकरण जैसे गाइडेड लर्निंग प्रोग्राम इसमें आना चाहिए डिजिटल आर्काइव करना चाहिए आर्काइव और मल्टी पर्सपेक्टिव डिस्प्ले भी होना चाहिए लगाना चाहिए
इसमें शैक्षणिक एकीकरण के लिए। और लोकतांत्रिक संवाद की भी आवश्यकता मतलब होनी चाहिए। क्या? स्मृति स्थलों को चर्चा और आत्मचिंतन के मंच के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा जो लास्ट में आपका मेंस आंसर क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल तभी सार्थक होते हैं जब वो संवैधानिक राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करें, ना कि केवल प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद को। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है 150 शब्दों में है, आप लिख सकते हैं इसका आंसर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैब्स अकेडमी 24, तो आप वहाँ पे जाके आप इसको सेंड कर सकते हैं। ओके, और हमारा जो एनसीईआरटी बैच शुरू हो चुका है, आपको 6 टू 12 तक जो ज्योग्राफी का बैच अभी चल रहा है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग आके उसको भी ज्वाइन कीजिए। रात का आपका 9 बजे, कितने 9 बजे रात का आपको है। और हमारा जो पीवाईक्यू आपका एमसीक्यू भी डेली चलाया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एमसीक्यू में आपको टॉपिक वाइज ही मैं ला रहा हूँ। तो अभी पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो कल का जो था आपका क्या होता है आपका प्रियम्बल और सिटीजनशिप का मैंने करवा चुका हूँ। आप देखिएगा आपको ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए आपको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और आज का तो और भी बेनिफिट है कि मैं एक लेवल अप कर चुका हूँ कि ये जो लेवल होगा ना, आपको बहुत ही आईएएस आईपीएस का भी लेवल का मैं क्वेश्चन आज रखा हूँ। ओके, तो आप भी जो भी आईएएस यूपीएससी करना चाहते हैं तो वो भी आपको आप देख सकते हैं। इससे आपका बेसिक भी मजबूत होगा और आने वाले क्वेश्चन का भी तरीका आपको पता चलेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।